हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूं आप सभी का सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज़ द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं और हर सैटरडे उस पूरी एनालिसिस का, पूरे हफ्ते की एनालिसिस का एक वीकली रिविजिट प्रेजेंट करते हैं, कैसे एमसीक्यूज़ के थ्रू। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, द प्रधानमंत्री आवास योजना डज नॉट कवर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स अंडर इट, कि इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कवर्ड नहीं है। आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो है ए लो इनकम ग्रुप्स, सेकंड मिडिल इनकम ग्रुप्स, थर्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या फोर्थ डिफरेंटली एबल्ड पीपल। तो अब आपके पास 5 सेकंड का टाइम है कि आप इसका आंसर सोचिए और रिप्लाई करके बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डिफरेंटली एबल्ड ग्रुप्स, क्योंकि ऐसा कोई सेक्शन नहीं दिया गया है इस स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इसमें सिर्फ 3 सेक्शंस के बारे में मेंशन किया गया है, जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, दूसरा लो इनकम ग्रुप्स और तीसरा मिडिल इनकम ग्रुप्स। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो सोर्स नीचे दिया हुआ है। 13 मई को मैंने इसको बहुत डिटेल से कवर किया है, तो आप इसको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। सबसे पहला स्टेटमेंट है, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन द स्टेट्स बॉर्डरिंग चाइना। दूसरा है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द प्रोग्राम। तीसरा है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटीज इन द वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान्स प्रिपेयर्ड अंडर द प्रोग्राम फॉर दीज स्टेट्स। अब इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें कि उसमें करेक्ट पूछ रहा है हमसे या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है करेक्ट से रिलेटेड, कि करेक्ट कौन कौन से ऑप्शंस हैं यहाँ पे या कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं। तो अब फिर से इसको पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन द स्टेट्स बॉर्डरिंग चाइना। तो अगर आप जो हमेशा लॉजिक लगाते हैं उस हिसाब से लॉजिक लगाएंगे तो ये स्टेटमेंट आपको गलत नज़र आएगी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है इसमें ओनली दिया हुआ है। तो ओनली एक एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है, जो कि जनरली कहा जाता है कि गलत स्टेटमेंट्स में यूज़ होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या हमने पढ़ा था कि वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो होता है वो कौन कौन से स्टेट्स में है, तो लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है और अरुणाचल प्रदेश में है। और यही वो 5 स्टेट्स हैं जो कि चाइना को बॉर्डर करती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द प्रोग्राम। तो फर्स्ट इंस्टेंस में अगर ये स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं तो ये हमें सही नज़र आता है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेंट विलेजेस के बारे में है, तो विलेजेस का डेवलपमेंट कौन करेगा, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री करेगी। बट ऐसा नहीं है, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो इसका करता धरता है, इस प्रोग्राम का नोडल मिनिस्ट्री है। एंड लास्ट स्टेटमेंट क्या कहते हैं, यानी ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो अब अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो हमारा एलिमिनेट हो गया। अब बचे 2 ऑप्शंस। तो थर्ड वाले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं।
देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटीज इन द वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान्स, जो कि इस प्रोग्राम के तहत बनाए जाते हैं। अब आप सोचिए कि जब हर बार बात होती है पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस की, कि लोगों को साथ में लेकर के चलना है, तो क्या इतने बड़े प्लान के लिए ऐसा हो सकता है कि लोगों की कंसल्टेशन ना करी जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है हमारा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? तो ये करेक्ट नहीं होगा। तो ये भी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट देखने को मिलता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को अगर आप डिटेल से समझना चाहते हैं तो उसके लिए 13 मई की एनालिसिस को आप जाकर के रेफर कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट बॉर्डर गल्फ ऑफ ओमान, कि गल्फ ऑफ ओमान को कौन सी कंट्री बॉर्डर नहीं करती है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है यूपीएससी के एग्जाम में, और अब तो स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में भी आपसे ऐसे सवाल पूछे जाने लगे हैं। खास करके 69th बीपीएससी से जो पैटर्न चेंज हुआ है बीपीएससी के पेपर का, तो जो भी 70th बीपीएससी के लिए एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जितने भी इंटरनेशनल प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, उनको आप एटलीस्ट उनका लोकेशन दिमाग में रखिए। तो ये हमने किस दिन पढ़ा था? अगर इसका आपको आंसर पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट दे करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। यानी कि बाकी जो तीनों कंट्रीज हैं ये गल्फ ऑफ ओमान को बॉर्डर करती हैं। और ये हमने किस दिन कवर किया था? तो जब हमने चाबहार पोर्ट को डिटेल से डिस्कस किया था कि इंडिया और ईरान के बीच में चाबहार पोर्ट को लेकर के एक अग्रीमेंट हुआ है, उस दिन गल्फ ऑफ ओमान को मैंने आपको मैप पे दिखाया था कि गल्फ ऑफ ओमान से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं। तो यहाँ ऑप्शन में अगर ओमान होता तो वो तो बहुत इजी हो जाता हमारे लिए, लेकिन बाकी जो 3 कंट्रीज हैं ईरान, यूएई और पाकिस्तान, ये तीनों बॉर्डर करती हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया गल्फ ऑफ ओमान को बॉर्डर नहीं करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है साइंस एंड टेक का क्वेश्चन। The निसार सैटेलाइट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कि जो हमारा निसार सैटेलाइट है वो कौन कौन सी कंट्रीज का जॉइंट वेंचर है। तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म याद होगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये कौन कौन सी कंट्रीज का जॉइंट वेंचर है। तो चलिए अब आंसर दे करके बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंडिया एंड यूएसए। तो निसार का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ये है इसका फुल फॉर्म। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, नासा यूएस का और इसरो इंडिया का। और ये ऐसा पहला सैटेलाइट है जो एल बैंड और एस बैंड दोनों में ही इसका अपर्चर हमें देखने को मिलता है। तो ये किस चीज के लिए यूज होगा? अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए। तो रिसेंटली जो हमने न्यूज देखी थी कि निसार सैटेलाइट टेक्टोनिक मूवमेंट्स को स्टडी करने के लिए यूज किया जा सकता है। जो हमारे इसरो के चीफ हैं उन्होंने ये बात कही है कि निसार सैटेलाइट जो अभी लॉन्च होगा मोस्ट प्रोबेबली 2024 में ही, उसको अर्थ के टेक्टोनिक मूवमेंट्स को स्टडी करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। इतनी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज होंगी उसमें। इसीलिए ये जो लॉन्च होगा, जब भी ये लॉन्च हो 2024 में, 2025 में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए हमें क्या याद रखना है कि ये एक इंडिया और यूएसए का कंट्रीब्यूशन से, कोऑपरेशन से ये सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है। उसके अलावा इसका फुल फॉर्म क्या है,
कौन कौन से बैंड्स में इसका जो रेडार है वो रहेगा, ये सारी चीजें हमें याद रखने की जरूरत है। अब आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्यूबरकुलोसिस डिजीज, कि ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है हमें। पहला है, इट इज अ वायरल डिजीज, कि ये एक वायरस से कॉज होने वाला डिजीज है। और दूसरा है, इट कैन ओनली अफेक्ट द लंग्स। तो कौन से स्टेटमेंट सही है, 1, 2 या दोनों, या फिर कोई भी नहीं? चलिए कमेंट्स में लिख करके बताइए इसका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। क्यों? क्योंकि ये कोई वायरल डिजीज नहीं है, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, और बैक्टीरिया का नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसी से इसका नाम पड़ गया ट्यूबरकुलोसिस। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, और ये सिर्फ हमारे लंग्स को ही नहीं बल्कि किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। तो जो मैंने टॉपिक आपको करवाया था ETBP, EPTB, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, इस दिन मैंने आपको बताया था कि जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है वो पल्मोनरी मतलब हमारे लंग्स से रिलेटेड, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब जो भी हमारे लंग्स से रिलेटेड नहीं होगा, यानी ऐसा टीबी जो लंग्स के अलावा हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट करता हो। और ये कौन कॉज करता है? तो एक बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो आपके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है GS3 और GS2 दोनों के ही पर्सपेक्टिव से। हो सकता है कि GS3 में भी आपसे पूछा जाए कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी को लेकर के एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए, या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इस दिन जो 15 मई का एनालिसिस है उसको अगर आप डिटेल से दोबारा से देखेंगे तो पूरी चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। किससे रिगार्डिंग है ये? तो ये PMLA के रिगार्डिंग है। तो पहला स्टेटमेंट है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द PMLA इज टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, कॉन्फिस्केट द प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम और इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड डील विद अदर रिलेटेड इश्यूज। दूसरा स्टेटमेंट है, द प्राइमरी एजेंसी फॉर इन्वेस्टिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग मनी लॉन्ड्रिंग केसेस इज द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, कि अब इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले अगर मैं हिंट दूं तो PMLA का फुल फॉर्म याद करने की कोशिश करिए, तब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट में से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो चलिए अब इसका आंसर जल्दी से कमेंट्स में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। कैसे? तो PMLA का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्यों पास किया गया था ये एक्ट? तो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो क्या हमें पहले स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसा देखने को मिल रहा है जिससे कि ये स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस हैं? नहीं, बहुत जेनरिक स्टेटमेंट है कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी वगैरह डिराइव होगी या उसमें इन्वॉल्व होगी उसको कॉन्फिस्केट करना है, और जो भी चीज़ें इस मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी उनको रोकने की कोशिश करना है। तो इसमें कहाँ कुछ गलत होने की संभावना है, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है, प्राइमरी एजेंसी फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग दीज केसेस इज द डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट या ED, और ये भी सही स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया था
कि ईडी के पास 2019 में ईडी के पावर्स को और ज़्यादा एनहांस कर दिया गया था एक अमेंडमेंट से अंडर पीएमएलए, और इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दी थी कि ईडी के पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं है, इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बोथ 1 and 2। तो पीएमएलए को मैंने बहुत डिटेल से एड्रेस किया है 17 तारीख की एनालिसिस में, जो आप जाकर के हमारे चैनल पर अगर आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहां आपको इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्लेसेस लीपू लेक एंड काला पानी आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? इंडो नेपाल, इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान, या सॉरी ये इंडो चाइना नहीं होगा, यहाँ पे इंडो बांग्लादेश होगा, आप इसको चेंज कर लीजिए, इंडो बांग्लादेश। तो अब इसका आंसर जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा इंडो नेपाल। यानी कि अब मैंने आपको बताया था कि इंडिया और नेपाल की जब टाइज को हम पढ़ रहे थे तो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं, जिसमें कि लीपू लेक, काला पानी और तीसरा क्या था? लिम्पिया धूरा। ये तीनों जो टेरिटरीज हैं वो नेपाल जो है वो अपने मैप में या अपने टेरिटरी में क्लेम करता है, और इंडिया कहता है कि ये तीनों इंडिया का पार्ट है। ये आपका हो गया मैप जिसमें कि ये तीनों टेरिटरीज दिखाई गई हैं। ये हो गया लिम्पिया धूरा, काला पानी और लीपू लेक। तो ये है इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड एरियाज। और कब कवर किया था मैंने ये? तो 14 मई की एनालिसिस में इसको कवर किया था। लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, हु अमंग द फॉलोइंग कैलकुलेट्स द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? तो अगर फर्स्ट इंस्टेंस में देखते के साथ किसी ऑप्शन को सबसे पहले हटा देना है तो वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्योंकि क्या ही काम होगा इसका प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने में। ये जो है वो जनरली शेयर मार्केट इन सब चीज़ों से रिलेटेड काम देखता है, सेबी। अब बाकी तीनों में आपको बताना है कि सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करता है, जिसके बेसिस पे क्या निकलता है? तो फूड इन्फ्लेशन निकलता है। और यही हमारा न्यूज़ था कि फूड इन्फ्लेशन जो अप्रैल में था वो मार्च से इंक्रीज हो गया था। तो ये एक बहुत कंसर्निंग सिचुएशन है इंडियन इकोनॉमी के लिए, इसीलिए इतना ज़्यादा डिबेट हुआ था इस चीज़ पर। तो क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऐसे दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता है, जनरली आपको या तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लगेगा या आरबीआई लगेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन मैनेज करने का काम किसका होता है? आरबीआई का होता है। तो इसीलिए ये लग सकता है कि प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने का भी काम आरबीआई का ही होगा, मगर ऐसा नहीं होता है। प्राइस इंडेक्स कौन कैलकुलेट करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और यही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो हमारा जनरल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन को समझने के लिए देखा जाता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या हो जाएगा? कंज्यूमर्स के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उनके प्राइस में जो चेंजेस आता है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं कहाँ? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। और दूसरा कौन सा इंडेक्स होता है? वो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो सिर्फ गुड्स के लिए होता है, ना कि सर्विसेज उसमें कैलकुलेट की जाती हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये कब के न्यूज में है? तो 14 मई के न्यूज में इसको देखने को मिला है। इसी तरह हम हर हफ्ते सैटरडे के सैटरडे जो पूरे हफ्ते की एनालिसिस है उसका एक फ्लैशबैक की तरह आपके सामने लेकर आते हैं। और एमसीक्यूज के फॉर्म में ये इसलिए होता है क्योंकि इससे जो लर्निंग होती है वो और ज़्यादा इजी हो जाती है। तो ऐसे और भी सेशंस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को एंड स्टे ट्यून। थैंक यू। जय हिंद।